क्या स्टार्ट होना है तुर्कस्तान में? पंद्रह चैप्टर स्टार्ट होना है ना। चौदवा कौन सा था? चौदवा था आपका स्वेदन। तो हम लोग ये कल्पना चतुष्क पे चल रहे हैं ना। कल्पना चतुष्क कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 13 से। कल्पना चतुष्क इसलिए बोलते हैं उसको कि निर्देश हुआ पहले। पहले चरक ने निर्देश किया कि चिकित्सा के लिए निर्देश किया, मतलब कि चिकित्सा के लिए क्या क्या आवश्यक है। निर्देश करने के बाद उन्होंने कल्पना, मतलब चिकित्सा के लिए कल्पना कैसे करोगे, तो कल्पों का वर्णन आया। तो कल्पों के वर्णन में सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है? पहले स्नेहन है, फिर स्वेदन है, तो स्वेदन के बाद फिर वमन और विरेचन। तो ये 15 जो उपकल्पनीय अध्याय है, ये बेसिकली वमन विरेचन का नहीं होके क्या है, ये पंचदश अध्याय जो 15वां है उसका नाम है उपकल्पनीय। उपकल्पनीय मतलब उप मतलब होता है पहले। तो कल्पना करने के पहले की चीजें जो जो भी आपको करनी है वो इस अध्याय में वर्णित है। वहीं पे लिखिए उपकल्पनीय अध्याय के साइड में, बिल्कुल जस्ट साइड में लिखिए कि उपकल्पनीय अध्याय 15 का रेफरेंस क्या है, क्योंकि वमन विरेचन तो आप वहां पढ़ते हैं सिद्धि स्थान में। यहाँ वमन विरेचन से रिलेटेड क्या चीजें हैं, उसका नाम में लिखा हुआ है उपकल्पनीय, मतलब कल्पना करने के पहले जो आपको प्री ऑपरेटिव संभार संग्रह करना होता है। संभार संग्रह समझते हैं कि कोई भी प्रोसीजर करने के पहले जब उसकी तैयारी के लिए जो सामान लगता है वो जुटाना, दैट इज बेसिकली संभार संग्रह। वो संभार संग्रह और संशोधनार्थ इस चैप्टर का वर्णन। तो पहला श्लोक में सब कुछ रीड करने वाला है, हिंदी आप रीड कर लेना। संभार सामग्री की उपकल्पना, तैयारी कैसे की जाती है ना। उसमें एक लाइन लिखी है, राजानम राजानाम अन्नम अन्यम। पहली लाइन में लिखी है, मतलब ये किसके लिए है? राजा या राजा के समान कोई व्यक्ति हो जो यह सब सामग्री जुटाने में मतलब योग्य हो, और जिसे आपको विरेचन देना उससे ये सब सामग्री इकट्ठे करवाना है। ठीक है। चौथा श्लोक देखिए, अग्निवेश ने फिर से एक प्रश्न पूछा आत्रेय से। आत्रेय बताने लगे कि भैया ऐसा ऐसा है, सब कुछ सम्यक यूज करोगे इसलिए प्री ऑपरेटिव की संभार संग्रह करने लगो, और करने में ये चीजें लगेंगी। तो अग्निवेश का एक प्रश्न आया बहुत अच्छा, देखिए। इस प्रकार भगवान आत्रेय ने पुनर्वसु के कहने पर अग्निवेश को कहा, हे भगवान, मतलब ये शिष्य सूत्र चल रहा है, शिष्य सूत्र है ना। एक सेकेंड। है ना। तो शिष्य सूत्र के रूप में अग्निवेश ने क्या पूछा कि प्रारंभ में ही ज्ञानी वैद्य को ऐसा प्रयोग करना चाहिए जिससे उसका निश्चित फल अवश्य हो और कोई उपद्रव ना हो। यह निश्चित है कि ठीक ठीक रूप से जब औषध का प्रयोग किया जाता है तो उसका फल भी निश्चित रूप से होता है। ये सभी कार्यों वाली लाइन जो है ना, सेकंड लाइन देखो श्लोक की, सम्यक प्रयोग निमित्ता ही सर्व कर्मणाम सिद्धिरिष्टा। मतलब कोई भी कर्म की सिद्धि या कोई भी कर्म करने की सफलता इस पे डिपेंड करती है जब आपने उसको सम्यक रूप से किया हो। ये वो लाइन बोल रही है, देखो, सम्यक प्रयोग निमित्ता ही सर्व कर्मणाम सिद्धिरिष्टा। इस लाइन का मतलब क्या है? किसी भी कर्म की सिद्धि या उसकी सफलता, उसके निमित्त मतलब उसके कारण को आपने किस तरीके से किया है, कार्य को संपादित किस तरीके से किया, अच्छे से किया है कि नहीं, सुयोग्य ढंग से किया है कि नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सूत्र किसका होगा? कभी पूछता है कि सम्यक प्रयोग निमित्ता ही सर्वकर्मणा सिद्धिरिष्टा है, किसका सूत्र है? कौन सा सूत्र है? गुरु सूत्र है, शिष्य सूत्र है, प्रतिसंस्कृता सूत्र है, या एक ही सूत्र है? तो क्या लगाएंगे आप लोग? सम्यक प्रयोग निमित्ता ही, है ना, शिष्य सूत्र लगाएंगे, क्योंकि अग्निवेश अपनी शंका पूछ रहे हैं। अग्निवेश शिष्य हैं,
इसको थोड़ा मार्क करके वहां शिष्य सूत्र लिखिएगा। उसके बाद क्या लिख रहे हैं वो, कि सभी कार्यों की सिद्धि उचित रूप से कर्तव्यों का प्रयोग करने से ही होती है और कार्यों में उपद्रव होना अनुचित कर्तव्यों के परिणाम स्वरूप होता है। उनका कहना ये है कि हमको पता है कि कार्य अच्छे से, उसकी तैयारी अच्छे से करोगे तो कार्य का फल अच्छा होगा, और नहीं करोगे तो विपरीत फल होगा। तो नीचे उनकी एक लाइन आई बड़ी अच्छी, लास्ट लाइन बिल्कुल देखो, कि तुल्यम भवति ज्ञानम अज्ञानेन इति। इसको थोड़ा स्टार लगाओ, तुल्यम भवति ज्ञानम अज्ञानेन इति। इसका मतलब ये हुआ बोले कि ऐसा मान लिया जाए तो फिर ज्ञान और अज्ञान दोनों बराबर ही हो जाता है। मतलब ज्ञान का होना भी फिर कोई मतलब का नहीं है और अज्ञान का होना भी कोई मतलब का नहीं है, जब दोनों में विषमता होनी है तो ये तुल्य भवति ज्ञानम अज्ञानम इति को पूछा गया है एक बार कि ये सूत्र किसका है, अग्निवेश का है, भगवान धन्वंतरी का है, किसका है, आत्रेय का है। तो इसमें आपको लगाना है तुल्यम भवति ज्ञानम अज्ञानम इति। अपने को पढ़ के लगता है कि भगवान का है, मतलब आत्रेय का है, तो सब गुरु सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पे मार्क करके लिखिए कि शिष्य सूत्र है। ये अग्निवेश पूछ रहे हैं कि तुल्य भवति ज्ञानम अज्ञानम इति, मतलब इसके बाद तो ज्ञान और अज्ञान तुल्य हो जाएंगे। तो ये क्वेरी है ना, तो क्वेरी कौन करेगा, जो स्टूडेंट है या जो शिष्य है वही करेगा। इसलिए ये वाली लाइन भी शिष्य सूत्र में आएगी। इसके अलावा यहाँ पे सब फालतू चीजें हैं। अगले श्लोक में देखो, 5वें पे कुछ काम है क्या, बीच की बस एक लाइन देखो। हेलो, तो उनसे ही परेशान है जीवन। तो सेकंड में 5वें श्लोक में थर्ड फोर्थ लाइन देखिए, अग्निवेश उसकी शंका जो थी इसकी, अग्निवेश जी की, उसके निवारण कैसे किया आत्रेय जी ने। उनने क्या बोला कि थर्ड फोर्थ लाइन देखिए, सूक्ष्माणि ही दोष भेषज देश काल बल शरीर आहार साथ में सत्व प्रकृति वय सामवस्थान्तराणि, ये करीब करीब 11 चीजें हैं। तो उन्होंने ये बोला कि इन 11 चीजों की अवस्थाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उनको देखने में अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग भी मतलब कभी कभी गलती कर देते हैं। तो अल्प बुद्धि वालों के लिए तो फिर क्या ही बात है ना। कौन कौन सी 11 चीजें हैं वो नहीं याद रखना, बस याद रखना कि शोधन के लिए चिंतनीय विषय कितने बताए, तो 11 बताए। यहाँ पे बताए 15वें चैप्टर जब उनने एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये इस कारण से आप बोल रहे हो, बोले इसका कारण ये है कि संशोधन करते समय पुरुष के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो क्या है, तो दोष भेषज देश काल बल शरीर आहार साथ में सत्व प्रकृति वय अवस्थान्तराणी, ये 11 चीजों की अवस्थाओं का सूक्ष्म अवशेषण करके फिर उनका संशोधन करना पड़ता है। तो इन 11 अवस्थाओं की अवस्था को जज करने में कहीं ना कहीं बहुत सारी चूक हो जाती है किसी से भी, इसलिए उसका विपरीत प्रयोग या विपरीत प्रभाव पड़ जाता है संशोधन का। तो ये 11 चिंतनीय विषय हमने यहाँ पे बताए, काय के संशोधन किसने, अत्रेय ने, ठीक है ना। ऐसा ही पूछ सकता है कि चिकित्सा या संशोधन चिकित्सा की सिद्धि हेतु चिंतनीय विषय कितने हैं, तो कितने लगाएंगे, 11। यहाँ से भी इसके बाद कुछ नहीं है, सीधे आ जाओ अगले पे, छठे श्लोक पे, अगले पेज पे, विविध संभारों की संक्षेप में गणना, कि आपको संभार मतलब तैयारी में क्या क्या चीज लगेगी आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज क्या बोली हमने, देखो, तद्यथा दृढ़म निवातम प्रवात एक देशम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाओ, दृढ़म निवातम प्रवात एक देशम। मतलब सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि आपको संशोधन के पहले सबसे पहले एक ऐसा घर बनाना है जो दृढ़ मतलब स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत सा घर बनाना है, जिसमें निवातम प्रवात एक देशम, ये बहुत बार पूछा गया है, प्रवातम निवात एक देशम। निवात मतलब क्या होता है कि निवात जो घर कहाँ हो, दृढ़ घर बनाना है, वो घर कहाँ पे होगा, निवात स्थान में, मतलब जहाँ पे वात कम आती हो ऐसे स्थान पर घर बनाओ, निवात स्थान में। और प्रवात एक देशम मतलब उस घर में हवा आने के लिए एक झरोका बना हुआ हो। तो निवातम प्रवात एक देशम को स्टार लगाओ, लिखो कि किसके लिए आया है, तो ये संभार संग्रह के लिए आया है। संशोधन के पूर्व जो संभार बनाना है उनने उसके लिए बताया घर कैसा होना चाहिए, तो घर आपको निवात में होना चाहिए और प्रवात एक देशम, एक उसका द्वार होना चाहिए, कोई भी एक झरोका, काय के लिए, खिड़की के लिए। अब मेरे को बताओ कि जेनताक श्वेत विधि पढ़ी आपने,
येनताक श्वेत विधि में भी अपन घर बना रहे थे, वो घर किधर बना रहे थे, जलाशय से उसकी दिशा किधर थी? बस दक्षिण, दक्षिण पश्चिम जलाशय से, ठीक है ना। और पूर्वोत्तर किस तरफ से थी? जो भूमि है उससे पूर्वोत्तर की दिशा में, निवास स्थान से पूर्वोत्तर की दिशा से होना चाहिए, निवास स्थान से पूर्वोत्तर, ठीक है। उसका जो घर बनाना है उसमें कितनी खिड़कियों के लिए क्या बोला है? अनेक खिड़कियां होनी चाहिए ऐसा बोला है। और कुटी श्वेत में क्या बोला है खिड़कियों के लिए? कुटी श्वेत भी तो पढ़ा था, कुटी श्वेत में एक भी छेद नहीं चाहिए, एक भी झरोका नहीं चाहिए, है ना, ये चीज याद रखना। और यहाँ पे संशोधन के लिए जो अपन संवाद संग्रह करना है उसके लिए जो घर बना रहे हैं उसमें क्या करना है? निवातम प्रवात एक देशम, एक झरोका कोई भी दे दो, ठीक है ना, उसको भी लिख लेना वहीं पे। इसके अलावा तो फालतू चीजें रीड कर लेना बस। अगले में आता है और भी। और भी मतलब बहुत सारी चीजें आप लोग रीड करते रहिएगा। काम की चीज इतनी दिख रही है कि अगले श्लोक में लास्ट लाइन देखो, बिल्कुल उसके ऊपर सेकंड लास्ट लाइन, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है श्लोक? लास्ट लाइन, रानी कहाँ जा रही सीढ़ी उतर उतर के? तो बोले सर को कैसे पता मैं सीढ़ी उतर रही? रानी, रानी ने राखी 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 राखी, हाँ, राखी को रानी कैसे पढ़? सर राखी ये सीढ़ी म्यूट उतर। नहीं हो रहा। तो अच्छा है हम तुम्हारी सीढ़ियों की आवाज सुन सुन के पढ़ाएंगे मतलब, है? अच्छा वो गालियां भी हाँ दे रही सर, थी इस बार तो। गालियां क्यों दूंगी। दिन भर आ जाते हैं, रोज पढ़ाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, ऐसा वैसा। चलिए बताइए, लास्ट से सेकंड लास्ट जो श्लोक की लाइन है वो क्या दिख रही है आपको? अगले जो श्लोक है उसकी सेकंड लास्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट है? अरे श्लोक भी मिल रहा कि नहीं मिल रहा? अच्छा वो पूछ लिया मैंने। नाना विधानी के नीचे संग्रहणी दीपनी पाचनी लिखा है, बस वही श्लोक में वही चीज एक इम्पॉर्टेंट है कि और भी में जो है ना अगला श्लोक, उसमें आपको वो संग्रहणी दीपनी पाचनी उपशमनीय वाथरादि संख्यातानी चौषधानी इतनी लाइन को अंडरलाइन करना है बस। कि वो घर तो बना लिया आपने, उसमें घर में बहुत सी चीजें भी रख ली, लेकिन उसमें काम की चीज क्या है कि कुछ महाकषाय बताए थे चरक ने सूत्र स्थान चौथे अध्याय में। कितने महाकषाय थे? 50। तो उन महाकषायों में से कुछ महाकषाय बताए उनने यहाँ पे, देखो कौन कौन से। संग्रहणीय दीपनीय पाचनीय उपशमनीय वात हरादि संख्या, 5 महाकषाय बेसिकली हैं। तो इन महाकषायों को भी उस घर में रखना चाहिए बना के। क्यों रखना चाहिए? महाकषाय का क्या काम है, अपन संशोधन करा रहे हैं, तो इन महाकषायों को बेसिकली क्यों बोला रखने को? हाँ, कि आपको अगर संशोधन करते समय कोई कॉम्प्लिकेशन आया, जैसे बहुत ज्यादा अतियोग हो गया तो संग्रहणी दे दो, वात बढ़ गया तो वाथर महाकषाय दे दो, है ना, बहुत प्रकोप हो गया तो उपशमनी महाकषाय दे दो। इमरजेंसी के लिए जैसे अपन ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन रखते हैं ना, उसी तरीके से ये लोग क्या कर रहे थे, वहां पे महाकषाय को बनाए रख रहे थे कि अगर कोई दिक्कत हुई तो ये भी रखो वहाँ। कौन कौन से हैं? संग्रहणीय दीपनीय पाचनीय उपशमनीय वाथर आदि जो औषध वर्ग बताए गए हैं उन सर्व को सर्वदा उसी ग्रह में उपस्थित रखना चाहिए। ये भी हो गया, इसके अलावा सब फालतू चीज है।
उसके बाद आ जाएंगे सीधे अपन वमन कर्म पे। वमन कर्म आ गए अपन मेन विधि पे, तो भैया वमन देना है। तो आप वमन कर्म का श्लोक देखो, 9th वाला, 9th है कि 7th है क्या पता, आज तक समझ में नहीं आई मेरे को ये चीज। आपको आ गई ना, आप देख लो। हाँ 9th। तो वमन कर्म में देख कहाँ से स्टार्ट है, ततस्तम पुरुषे स्नेह स्वेद उपन्नाम उपहतम, पढ़ते जाना, कोई मतलब नहीं है। जब शारीरिक मानसिक तीव्र व्याधि शांत हो जाए, रोगी स्वस्थ हो जाए, स्नेह स्वेदन उचित रूप से हो जिस व्यक्ति का हो जाए, है ना, ऐसा सब कुछ देख कर सीधे आखिरी लाइन पे आ जाओ। मधुक मधु सैंधव फाणितो उपहिता मदद फल कषाय मात्रम पाये। बस इतनी लाइन अपने का। ये सब चीजें को देखने के बाद उसको वमन देना है काय से, मधु मधुक, मधु मतलब मधु, मधुक मतलब मुलेठी, सैंधव फाणित उपहिताम मदन फल कषाय मात्रम पाइए, मतलब मधु मुलेठी सेंधा नमक राब, राब मतलब फाणित होता है, गुड़ का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है ना वो बेसिकली राब। 25-26 लोग, मतलब 30 लोगों का बैच है अपना, और आज तक मेरे को 12-10-8 लोगों से ज्यादा लाइव क्लास में कोई दिखा ही नहीं। एक दिन इन पे भी रेड मारना है अंकित अपने को, है ना। बताओ 30 लोग में से 10 लोग भी नहीं रहते लाइव क्लास में, मतलब बहाना मारते थे कि हम रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं, और पता पढ़ते कि नहीं पढ़ते। ठीक है, तो क्या क्या है, मधु मुलेठी सेंधा नमक राब से युक्त मदन फल कषाय की मात्रा में पिलाते हैं। मदन फल की मात्रा तो पिलाना है, लेकिन क्या क्या मिलाना है, तो मधु, मधुक, सेंधव और राब, इन सब से मिलाकर उसको बढ़िया वमन के लिए दे दें। ये वमन की विधि हो गई। अब मात्रा की बात आई तो अगले श्लोक पे आओ उसके लिए, ये मात्रा जो बोली है कितनी है बेसिकली, है ना। तो मदन फल के कषाय की मात्रा देखो अगले पेज पे लिखी है। तो मदन फल के कषाय की मात्रा का प्रमाण तथा सभी संशोधन औषधियों की मात्रा का प्रमाण प्रत्येक पुरुष के बल तथा कोष्ठ के आधार पर अलग अलग होता है। देखो लिखा है चरक, श्लोक की फर्स्ट लाइन देखो, सेकंड 10वें की लास्ट में, प्रति पुरुषम पेक्षितव्यानि, प्रति पुरुषम पेक्षितव्यानि किसके लिए बोला, वमन द्रव्य की मात्रा के लिए, या मदन फल कषाय की मात्रा के लिए। चरक में क्या बोला, प्रति पुरुषम, प्रति मतलब पुरुष, पुरुष पे डिपेंड करता है, पुरुष के बल और कोष्ठ के आधार पर उसकी मात्रा फाइनल होती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप विमर्श पे लास्ट लाइन पे आओ, उसी का जो विमर्श है 10वें श्लोक का, उसी लास्ट लाइन देखो कि व्यवहारिक दृष्टि से मदन फल चूर्ण वमनार्थ 3 से 6 माशा लिया जाता है। 3 से 6 माशा को स्टार लगाओ, चूर्ण बोल रहे हैं, चूर्ण जो है वो 3 से 6 माशा, और क्वाथ 4 से 8 तोला तक प्रयोग होता है। बस मदन फल की मात्रा भी विमर्श के थ्रू अपने को मिल गई। नॉर्मली क्या लिखना है, वैसे तो आपको लगाना है क्या, प्रति पुरुषम पेक्षितव्यानि, कि हर पुरुष के कोष्ठ और बल पे डिपेंड करता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर पूछे तो लिख लो, क्वाथ की मात्रा होती है 4 से 8, 4 से 8 तोला जो है वो पल में कितना होगा, 4 से 8 तोले को पल में कितना लिखोगे, एक से दो पल लिख लो वो भी। 4 से 8 तोला, 2 से 4 कैसे होगा डिम्पल, एक तोल, एक पल में कितने तोले, 4, 4 से 8 में कितने, 1 से 2, तो 1 से 2 तोला या 4 से 8, ओ 1 से 2 पल, देखो अपने सीनियर का मैसेज देखा, देखा कि नहीं अपने, अच्छे से देखो, जल्दी बोलो देखा कि नहीं। डिम्पल मैसेज देखा, 16 से 32, तो अपने हमारे सबके प्रिय अंकित सर के हिसाब से 4 से 8 तोला बराबर 16 से 32 फल होना चाहिए, है ना। वहीं पे स्टार आके लिखिए, एक पल बराबर 4 तोला, ठीक है।
तो क्या मात्रा होगी क्वाथ की? या तो 4 से 8 तोला या 1 से 2 पल। ये क्वाथ की मात्रा हो गई। चूर्ण की मात्रा कितनी लेनी है? चूर्ण की 4 से 6 माशा। कुछ लगा, दोनों की मात्रा मिल गई हमको, व्यवहारिक मात्रा। चूर्ण की मात्रा 4 से 6 माशा बताई है, और क्वाथ की मात्रा 1 से 2 पल या 4 से 8 तोला। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पे मार्क करना क्या, मदन फल को किसके साथ देंगे? मधु, मधुक, सैंधव और राब, इनसे मिला के मदन फल की मात्रा अपने को पेशेंट को पिलाना है। चरक सूत्र 15 की बात हो रही है। सिद्धि स्थान आगे पढ़ा चुका हूं मैं, उसकी बात अलग है ना। फिर आ जाओ नीचे, वमन कर्म की मुख्य विधि। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इस चैप्टर का, है ना। वमन फल की मुख्य विधि कौन सा श्लोक है? 11वां देखेंगे। पीतवंतम तु खलवेन मुहूर्तम, हाँ 11वां, मुहूर्तम अनुकांक्षये, वेरी इंपॉर्टेंट। वमन द्रव्य विधि पूर्वक पिला देने के बाद 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करें। मुहूर्तम अनुकांक्षये, है ना, इसको स्टार लगाओ। वमन द्रव्य पिलाने के बाद कितनी देर प्रतीक्षा करनी है लक्षण की या वेग आने की? 1 मुहूर्त या 48 मिनट्स, लिख लो। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि भाई आपने वमन फल किसी को वमन देने के लिए पिलाया, पिलाने के बाद क्या करोगे? तुरंत वमन हो नहीं जाएगी, लेकिन वेट करना है तो कब तक करना है, ये भी क्वेश्चन है। उसको पिला दो, फिर उसके बाद 1 मुहूर्त तक उसको देखो, ऐसे करके देखते रहो। उसमें जो जो लक्षण आएंगे उन लक्षणों के आधार पर आपको अनुमान लगाना है कि क्या क्या हो सकता है। जैसे पहली बात क्या होगी, देखो, तस्य सदा जीवनयात स्वेद प्रादुर्भावेण, उसको स्टार लगाओ। स्वेद प्रादुर्भावेण दोषम प्रविलयमानम अपाद्यम अपद्यमानम, मतलब कि पेशेंट को धीरे से फिर स्वेदन होना चालू होगा, थोड़ा थोड़ा पसीना आएगा माथे पे, इधर उधर गाल पे पसीना दिखेगा आपको। तो पसीना देख के आपको क्या समझना है? पसीना देख के आपको ये समझना है कि दोष का प्रविलायन, प्रविलयन मतलब क्या होता है? दोष अब पिघल रहा है, प्रविलयन मतलब दोष का पिघलना, है ना। तो प्रविलायन, मेरे को एक बात बताओ, स्वेदन से ही कैसे पता चल रहा? जब अपना शरीर आग में पिघलता है ना, तभी स्वेदन आता है। पसीना कब आता है आप लोगों को? पसीना तब आता है जब आप आग में पिघलने हो, मतलब बहुत ज्यादा आग के पास हो या धूप में हो बहुत ज्यादा, तो पिघलने के कारण पसीना जो है निकलने लग जाता है। तो कोई भी चीज को बहुत ज्यादा गर्माहट देना, तभी उसका स्वेदन होगा। तो स्वेदन से अपन क्या समझेंगे? दोष पिघल रहे हैं, पिघलते हैं जब भी पानी बहता है। तो स्वेदन से क्या समझना है? दोष विलयन, विलयन मतलब पिघल रहा है, पिघल के तो बहेगा, स्वेद के फॉर्म में बाहर आ रहा होगा। स्वेदन से क्या समझना है? दोष प्रविलयनम। उसके बाद होगा थोड़ी देर बाद, उसको क्या होगा? लोम हर्षेण च स्थानेभ्य प्रचलितम, इंपॉर्टेंट, लोम हर्ष होगा उसको। बोलेंगे तो रोंगटे खड़े हो रहे, डॉक्टर साहब क्या पिला दिया आपने, तो फिर आप क्या बोलोगे? कोई बात नहीं, लोम हर्ष होता है। लोम हर्ष से क्या होगा ये समझना है आपको कि दोष अब अपने स्थान से चलायमान हो गए हैं, मतलब बाहर आने के लिए वहां से चलायमान हो गए, चलित हो गए। तो लोम का हर्ष होना, लोम नॉर्मल स्थिति में कैसे रहते हैं? देखो बैठे हुए हैं ना, ये लोम अपने स्थान से खड़े हो रहे हैं, अपने स्थान पे खड़े हो गए, मतलब इनने अपना नॉर्मल स्थान था वो छोड़ दिया। लोम हर्ष से क्या समझते हैं कि लोम सोए हुए थे और वो खड़े हो गए, मतलब वो अपने स्थान से हट गए। तो लोम हर्ष से अपने क्या समझना है कि दोष अपने स्थान से अब चलायमान हो रहा है, मतलब अपना स्थान छोड़ रहा है, गतिमान हो रहा है। क्लियर है ये? लोम हर्ष भी समझ जाएगा, है ना। तीसरी चीज पेशेंट बोलेगा कि कुक्षी समाद्यमापयेंच, मतलब कुक्षी में आद्यमान हो रहा है डॉक्टर साहब, मतलब कुक्षी मतलब पेट में जरा गुड़गुड़ाहट हो रही है, आद्यमान जैसी फीलिंग हो रही है। तब आप क्या समझोगे? कुक्षिम अनुगतम, मतलब यहाँ दोष अब कुक्षी तक आ गए हैं। कुक्षी में आद्यमान होगा तो दोष कुक्षी में आ गए हैं, बस ये तो समझ नहीं है। कुक्षी आद्यमान हो रहा है तो क्या समझेंगे कि दोष का कुक्षी में आगमन हो गया है। तीसरी चीज ये। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रल्लास, आस्त सवर्णम अपिच ऊर्ध्वमुखी भूतम, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो पेड़ लेगा पेशेंट की, डॉक्टर साहब अब नौजिया, मतलब उल्टी उल्टी जैसा लग रहा है, पर उल्टी आ नहीं रही है, और मुंह से बहुत ज्यादा लाल स्त्राव होगा उसको। तो लाल स्त्राव का होना और रल्लास का होना, ये दो चीज बताती है कि दोष अब ऊपर की ओर
गमनोन्मुख हो गए हैं, क्योंकि ऊपर की ओर दोष का आना ही तो क्या होता है, दोष का ऊपर आना लेकिन निकल नहीं पाना, इस फीलिंग को क्या बोलते हैं? आप लोग को बहुत कॉमनली होता है जी मिचलाना। जी मिचलाना मतलब नौशिया, नौशिया या रल्लास, तो वही तो बोल रहे हो कि रल्लास या आस्त श्रवण होने से आप समझ जाओ कि बस दो सब ऊर्ध्वमुखी हो गए हैं और ऊपर से आने ही वाले हैं। ये चार चीज होती है जिसको आपको ऑब्जर्व करना है पेशेंट को देख के। इन पे कोई डाउट है किसी को? है ना? और उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं वो, कितनी चीज हो गई, तो फिर जानू सम संवादम, जानू सम संवादम सुप्रयुक्त अरणोत्तर प्रसद उपधानम सोपाश्रय मास अनुपवेष्टम प्रच्छेद। मतलब क्या समझना है कि जब उस व्यक्ति को जानू समान ऊंचा और विस्तृत चौकी आदि पर सुंदर तोसफ आदि बिस्तरा चादर बिछा दें और बड़ी तकिया और छोटी छोटी तकिया उस पर लगा दें, तब उस पर बैठने के लिए रोगी को आज्ञा दे दें। मतलब इतना सब देखने को मिला, अब आपको हल्लास भी दिख गया, यहाँ हल्लास हो रहा है मतलब वमन आने वाला है, तो उसको तैयारी करके बढ़िया जहाँ वमन पॉट है आपका वहां बैठा लो। तो वो जहाँ बैठालना है उस आसन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो क्या लिखा है क्वेश्चन, ऊंचाई कितनी होगी, कितनी ऊंचाई होगी? जानू सम मतलब उसके जानू या घुटने तक की ऊंचाई के आसन पे आपको बैठालना है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अब इसको स्टार लगा के इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ऊपर लिख लो, जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसको अपन ऊपर स्टार लगा लिखते हैं ना। फटाफट लिखो। सबसे पहला लक्षण क्या मिल रहा था, स्वेद प्रादुर्भाव। ऊपर लिखो स्वेद प्रादुर्भाव, उसके सामने डैश करके लिखो, स्वेद प्रादुर्भाव करके डैश करके लिखो। क्या लिखा है श्लोक में स्वेद प्रादुर्भाव के सामने, दोष प्रविलायन, दोषों का विलयन, है ना, दोष प्रविलयन मतलब दोष पिघल रहे हैं। स्वेद प्रादुर्भाव से अपन ने ये समझा। स्वेद आने के बाद उसको क्या हुआ, स्वेद आने के बाद उसके लोमहर्ष हुए। तो लोमहर्ष से क्या समझेंगे अपन, लोमहर्ष से अपने ये समझा कि स्थानेभ्य प्रचलितम, ऐसे ही लिखना, स्थानेभ्य प्रचलितम मतलब अपने स्थान से प्रचलित हो गए दोष। ये कैसे समझ में आया आपको, लोमहर्ष हो गए क्योंकि लोम भी अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए थे। ठीक है, तीसरी चीज उसकी हुई कुक्षी आद्यमान। कुक्षी आद्यमान होने पर उसको क्या लगा कि हाँ दोष अब उदर या कुक्षी में आ गए हैं, तीसरी चीज। और चौथी घटना क्या होती है उसके साथ कि उल्लास और आस्त श्रवण, लालसा और हल्लास का होना क्या बताता है कि दोष अब ऊर्ध्वमुखी होगा। बस, ऊर्ध्वमुखी भूतम। क्लियर है, श्लोक में कोई डाउट? कुछ रट नहीं रहे अपन, सब समझ रहे हैं। उसको लिखिए और बताइए, कोई डाउट हो तो पूछो, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर सब? महिमा समझ में आ रहा है कुछ, क्या चल रहा है? मिल रहा है, बुक है विद्युतनी वाली? हाँ फिर तो समझ में आ जाएगा। चलो अगला स्ट्रोक आता है कौन सा, 11वां देखते हैं कि और भी है भैया। और भी क्या है, तो देखो ललाट प्रतिग्रहे, ललाट प्रतिग्रहे और पृष्ठोन मर्दने। अब पेशेंट उल्टी कर रहा है, वेग आ गया है उसको। अब वेग आने के बाद डॉक्टर क्या करेगा, उसके ललाट को ऐसा पकड़ते हैं ना अपन वमन करते समय, कराए कभी वमन, वमन जब कराते हैं तो उसके ललाट को ऐसा पकड़ के, उसको पकड़ के रखते हैं और पीछे एक आदमी पृष्ठ का उन्मादन करता है, धीरे धीरे पीठ से नीचे की ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर फेरता है। वही लिखा है उनने, देखो पीक दान रख दें और उसके मस्तक दोनों पार्श्व को पकड़ने, नाभि को दबाने, पीठ को नीचे से ऊपर की तरफ मलने में तत्पर रहने वाले मित्र वर्ग को ऐसे रखा जाए तो इन कार्यों में करने में लज्जा का अनुभव ना करते। हाँ, क्या क्या करना है उसको, पार्श्व को पकड़ना पड़ेगा, साइड से उसको पकड़ना चाहिए, है ना, मस्तक को पकड़ना चाहिए, नाभि को दबाना चाहिए और पीठ
को नीचे से ऊपर की ओर सहलाना चाहिए। तो प्रस्ट्रोन मर्दने ललाट प्रतीक रहे, ये सब काम अपने को करना है जब पेशेंट वमन कर रहा हो। क्लियर? यहाँ भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे। उसके बाद और भी है, पहला श्लोक बस इंपॉर्टेंट है, उसमें देखो विव्रतोष्ठ तालु कंठो, बस कि इतने कार्य होने के बाद रोगी को इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए कि अपने ओष्ठ, तालु और कंठ को खोले रखो। ओष्ठ, तालु और कंठ को खुले रखो। थोड़े परिश्रम से ही उबड़े हुए वेगों को निकालते हुए कुछ गर्दन तथा शरीर के ऊपरी भाग को झुकाकर वमन के वेग के समय में ही यदि हल्के वेग आए और दोष न निकल सके तो नख काट दिए हुए जिनकी ऐसी 2 उंगलियों के द्वारा अथवा नील कमल, कुमुद या सौगंधिक इनमें किसी एक डंठल से कंठ को स्पर्श करके सुखपूर्वक वमन के वेग को प्रवत कराना चाहिए। अगर वमन नहीं आ रहा है ना, या कोई दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि दोष अच्छे से नहीं निकल पा रहे, तो पेशेंट को हेल्प करनी चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि भैया अपने ओस, तालू और कंठ खुले रखो, है ना। और नहीं रख हो पा रहा है तो फिर आप क्या करो, नख कर्तित 2 उंगलियां डाल के उसके गले में स्पर्श कराओ, या उंगलियां नहीं डालना है आपको, ज़्यादा आप हाइजीन प्रेमी हो तो आप कुमुद की या कमल की डंठल लेके उसको स्पर्श करा सकते हो, और स्पर्श करा करा के वमन कराओ उबाड़ उबाड़। ठीक है, इतना ही रीड करना है यहाँ से। नील कमल, कुमुद या सौगंधिक इनमें से किसी एक डंठल से कंठ का स्पर्श करते हुए सुखपूर्वक वमन के वेग को प्रवत करना। नील कमल, सौगंधिक या कुमुद, ठंडी चीजें दे रहे हैं बेसिकली। अच्छा, सिद्धि स्थान आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, मतलब कल्प स्थान भी पढ़ाया है। कल्प स्थान में अपन वमन द्रव्य हो चाहे किसी हो, उसमें मधु सेंधव क्यों मिलाते थे? बहुत अच्छा रीजन था। मधु और सेंधव मिलाने का रीजन बताया था कल्प स्थान एक पहले अध्याय में। मधु सेंधव मिलाना क्यों जरूरी है, कोई बता सकता है? कोई भी? लेखन और सूक्ष्म? नहीं, ऐसा तो नहीं था। अल्पस्थान अध्याय 1 का रेफरेंस ऊपर लिख लो स्टार लगा के, कि मधु सेंधव को क्यों मिलाना चाहिए। उसके लिए बोला है कि कफ के विलयन और कफ के छेदनार्थ 2 काम के लिए अपन मधु और सेंधव मिलाते हैं। ये मधु सेंधव अंदर जाके क्या करते हैं, तो कफ का विलयन करते हैं, मतलब जो कफ बचा होगा या चिपका हुआ होगा उस कफ को पिघला कर या उसका छेदन करके उसको निकालने में सक्षम होते हैं। ठीक है, सर्वेशु मधु सैंधवम कफ विलयन छेदनार्थम वमने दद्यात्। वमन में मधु सैंधव मिलाने का उद्देश्य क्या है कि कफ अगर कहीं चिपका हुआ हो तो उसको पिघला कर वो और ला दे बाहर, और नहीं चिपका होगा, ज्यादा टाइट हो तो उसको छेदन करके बाहर निकाल दे। मधु सैंधव का प्रयोग क्यों करते हैं? कफ विलयन और छेदनार्थम, याद रहने वाला है, क्योंकि मधु सैंधव का काम ही है ना बेटा छेदन करना या विलयन करना। विलयन कराता है लवण और छेदन कराता है मधु, बस इतना याद रखना, याद रहेगा। है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर खुद से उसको वेग आ रहे हो, स्वयं उसके वेग प्रवत हो रहे हो, तो आपको कमल की डंडी या उंगली यूज नहीं करना है, अप्रवत्त दोषों में आपको ये काम करना है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमा के कोई पूछता है, अप्रवत्त दोष अगर लिखा हो तो ये आप लगाना। ठीक है ना। फिर आ जाओ वमन के अयोग का लक्षण। अयोग मतलब वमन हो ही नहीं रहा अच्छे से, अयोग का लक्षण कैसे पहचानोगे? तो देखो लिखा है, अप्रवृत्ति कुतश्रिता केवलस्य वाप्य औषधस्य विभ्रंशो विबंधो वेगा नाम आम योग लक्षणानि भवन्ति। कैसे पहचानोगे? एक तो अप्रवृत्ति कुतश्रिता मतलब वमन के योगों का किसी विशेष कारणवश बाहर न निकलना, या केवल औषधियों का बाहर निकलना, या तो वमन वेग आ ही नहीं रहे हैं, उसको बहुत देर तक वेट कर लिया आपने, एक मुहूर्त भी हो गया तो भी वमन नहीं आ रहा, आया भी तो जो औषध आपने पिलाई थी बस वो औषध थोड़ी सी निकल गई, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, तो यह अयोग है। वेगों का विभ्रंश और विबंध हो जाना, ये 2 इंपॉर्टेंट, विभ्रंश और विबंध।
दोनों ही को स्टार लगाओ कि ये अयोग का लक्षण है सूत्र स्थान का, ना कि अतियोग का। विबंध तो समझ में आता है कि विबंध है मतलब दोष अंदर बंद के रह गए हैं, मतलब बाहर नहीं निकल पा रहे। तो विबंध जो होगा वो अयोग का होगा या अतियोग का होगा? कोई भी बता देगा कि विबंध जो है वो अयोग का है, क्योंकि बंद के दोष अंदर रह गए मतलब बाहर निकल नहीं पा रहे, मतलब अयोग है। लेकिन विभ्रंश से लोग समझ नहीं पाते, सब सोचते हैं विभ्रंश मतलब क्या होता है। अरे विभ्रंश मतलब क्या होता है? फूट के बह जाना बिल्कुल, तो अतियोग में होता है। लेकिन स्टार मार्क लगाइए कि विभ्रंश और विबंध दोनों ही वमन अयोग के लक्षण है सूत्र स्थान 15 के साथ। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 101%। और लोग क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और होती है, सबसे बड़ी दिक्कत, कि जैसे ही पंचकर्मा को क्वेश्चन दिखता है या कुछ भी दिखता है ना, तो लोग सीधे सिद्धि स्थान सोचते हैं, सीधे कल्प स्थान सोचते हैं। कोई सूत्र स्थान के 15 और 16वें अध्याय पर ध्यान ही नहीं दे पाते। तो थोड़ा सा आपको इस चीज में सोचना है कि यहाँ भी कुछ कुछ बताया है भाइयों, इसको भी ध्यान में रखना। और यहाँ पे अप्रवृत्ति तो ठीक है, केवल औषध प्रवृत्ति भी ठीक है कि यहाँ केवल औषध निकलेगा तो भी समझ जाओगे आप अयोग है, अप्रवृत्ति होगी तो भी समझ जाओगे कि अयोग है, लेकिन विबंध होगा तो भी समझ जाओगे अयोग है, पर विभ्रंश से नहीं समझ पाओगे। इसलिए विभ्रंश को स्टार लगा के लिखिए, 3 स्टार लगा के, कि विभ्रंश वमन का अयोग है चरक सूत्र 15 के साथ। 4-5 बार चिल्ला दिया हूं मैंने, अब कल परसों पूछूंगा ना तो फिर से नहीं बनेगा किसी को। ऐसा होगा क्या? हाँ देखता हूँ। देखो नीचे बड़ा अच्छा बताया वाग्भट में, वाग्भट में भी विमर्श की तीसरी लाइन देखो, वाग्भट में भी इन्हीं लक्षणों का वर्णन किया गया है वमन के योग में। देखो, यत्र वेगा नाम अप्रवर्तनम प्रवृत्ति ही, वेगा नाम अप्रवर्तनम मतलब या तो वेगों का प्रवर्तन ही नहीं होगा बिल्कुल भी, प्रवृत्ति ही सविबंधा व केवल औषधस्य, या प्रवृत्ति होगी भी तो बहुत विबंध के साथ होगी और केवल औषध औषध बाहर निकलेगी, ये भी अयोग है। सविबंध्या व केवल औषधस्य व, ये भी समझ में आ रहा। अयोगस्तेन निश्चीव कंडु कोट ज्वरा दिया, ये इंपॉर्टेंट है। या उसको निश्चीवन होगा, कंठ कंडू होगा, मतलब कफ के जितने भी उपद्रव हो अयोग में, क्योंकि अयोग हो रहा है मतलब कफ दोष अंदर ही रह गया, बाहर ही निकल पा रहा है, तो किसके उपद्रव होंगे? कफ दोष के। तो निश्चीव कंडू कोठ ज्वरा दिया, ये सब कफ के दिख रहे हैं, मतलब अयोग। और नीचे देखो उन्होंने चिकित्सा भी बताई है अष्टांग हृदय में, बड़ी अच्छी चिकित्सा का भी वर्णन वाग्भट में ही किया है। जैसे हीन वेगा कणा धात्री सिद्धार्थक लवण उदकय, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के समझ में आना चाहिए आपको। कणा मतलब क्या होता है? कणा मतलब, अरे अब ये मत बोल देना यार कि कणा मतलब नहीं पता क्या होता है। अंकित, बारीक लगाने का फायदा कहाँ दिख रहा है? अगर कणा नहीं पता क्या है तो फिर मैं तो नहीं मानता कि बारीक लगाई है तुम लोगों ने। करो करो, याद करो, बाल चातुर्बद्ध चूर्ण याद करो। बाल चातुर्बद्ध चूर्ण में क्या कंटेंट है अंकित? पंख, उसमें से कुछ उसके श्लोक में आया था, कणा अरुणा, ऐसा कुछ शायद भी कराया था मैंने पीडियाट्रिक्स में। अरे डूब के मर जाओ, और इस साल पेपर देने वालों कुछ नहीं होगा तुम्हारा। कणा मतलब पिपली होता है, बच्चे को पता होगा सेकेंड ईयर की। कणा मतलब पिपली। तो वाग्भट ने अयोग की चिकित्सा में क्या बताया, देखो, कणा धात्री सिद्धार्थक लवणोदक है। कणा मतलब पिपली, धात्री मतलब आमलकी, सिद्धार्थक मतलब सरसों, लवण, ये सब चीजें आपको लाइन से कैसी दिखनी चाहिए? रूक्ष और तीक्ष्ण दिखनी चाहिए। जैसे पिपली कटु तीक्ष्ण है, धात्री रूक्ष है, सिद्धार्थक लवण भी तीक्ष्ण उष्ण है। पढ़ के समझ में आना चाहिए कि कफ की चिकित्सा है, और कफ की चिकित्सा है मतलब वमन का अयोग हो रहा होगा तभी ये दिया है, क्योंकि कफ कब रहता है अंदर? जब वमन अच्छे से ना हुआ हो। बस ऐसे याद हो जाएगा।
है ना। ऐसे ही सुश्रुत नहीं बोला नीचे देखो, कफ प्रशेक मतलब कफ का प्रशेक होगा। हृदय अविशुद्धि कंडुश्च दुच्छदित लिंगमाहु, कंडु होगा, हृदय अविशुद्धि होगी, कफ प्रशेक होगा। सभी दिख रहे हैं अलग ही कि ये कफ के लक्षण है, मतलब वमन के अयोग है। क्लियर है। अब वमन के योग मतलब सम्यक योग क्या होंगे चरक सूत्र 15 के हिसाब से, तो देखो काले प्रवृत्तिर अति महति व्यथा यथाक्रमम दोषहरणम, मतलब उचित समय पर वेगों का निकलना, काले प्रवृत्ति अत्यधिक कष्ट ना होना, है ना, ना अति महती व्यथा, बहुत ज्यादा कष्ट के साथ भी वमन नहीं होगा, नॉर्मल हो जाएगा, ये भी नॉर्मल है। क्रम से कफ पित्त वायु का निकलना इंपॉर्टेंट है। दोष हरणम यथाक्रमम दोष हरणम, है ना। यथाक्रम से मतलब क्रम क्या है सर्दी में निकलने का। कफ पित्त अनिला, अगर आपको याद हो कल्प स्थान सिद्धि स्थान, कैसे दोष निकलते हैं क्रम से, कफ पित्त अनिला मतलब पहले कफ फिर पित्त और लास्ट में अनिल। तो ने उसको और अच्छे से बताया है, वो आपको पता है ना। क्रमात इति क्रमात, यस। तो यथा क्रमम दोष का निकलना ये भी युक्त लक्षण है। स्वयं च, हाँ, स्वयं चावस्थानमिति योग लक्षणानि भवंती, है ना। स्वयं वेग का बंद हो जाना, स्वयं वेग का बंद हो जाना, वेग जो है वो अपने आप बंद हो जाएंगे, आपको रोकना नहीं पड़ेगा, है ना। स्वयं चा अवस्थानमिति, स्वयं दोष बंद हो जाएंगे, है ना, ये सम्यक योग का लक्षण है। योगेन तु दोष प्रमाण विशेषण तीक्ष्ण मृदु मध्य विभागो ज्ञेया, और दोष के प्रभावों की भिन्नता से, दोष के प्रभाव भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए तीक्ष्ण मृदु और मध्यम ये तीन सम्यक योग के भेद होते हैं। पूछ सकता है चरक सूत्र 15 में सम्यक योग के कितने भेद बताए, तो तीक्ष्ण मृदु और मध्यम, मृदु मध्यम तीक्ष्ण तीन ही भेद बताए। बस याद कर लो अंडरलाइन करने के लिए कि यहाँ चरक सूत्र 15 में ऐसा भी बोला गया है, कहीं अपन ने पढ़ा नहीं है ऐसा कि सम्यक योग के भी भेद होंगे, पर यहाँ सम्यक योग के भी तीन भेद बताए हैं, कोई तीक्ष्ण कोई मृदु है कोई मध्य। ठीक, इतनी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तीन भेद सम्यक योग के पढ़े अपन ने चरक सूत्र 15। क्या वेग होंगे, मतलब तीक्ष्ण मृदु मतलब ये वेग के हिसाब से डिवाइड किया हुआ ऐसा। हाँ मतलब उसकी प्रबलता के हिसाब से डिवाइड किया, उन्होंने बताया तो है कि दोष के प्रभाव के कारण, दोष का प्रभाव अलग अलग होता है ना, किसी में ज्यादा कफ दोष है तो तीक्ष्ण, किसी में कम दोष है तो मध्य, किसी में बहुत अल्प है तो मृदु, ऐसे भी सम्यक योग आते हैं। तो आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि सम्यक योग के तीन भेद बताए, मृदु मध्यम तीक्ष्ण, सूत्र 15 में काम की चीज ये है, ठीक है। और अगले में दिया है वमन का अति योग। वमन का अति योग तो आपको पता ही है, बहुत ज्यादा वमन हो गई तो छिल के खून वून निकल जाएगा, कोई लिखा है देखो, योग आधिक्यम तु फेनिल रक्त चंद्रिकोपगमनम इत्य अति योग लक्षणानि भवन्ति। इसको तो रट डालो कि फेनिल रक्त चंद्रिकोपगम मतलब फेन युक्त झागदार रक्त की चंद्रिकाएं निकलती हैं, ऐसा लगता है उल्टी में उसको रक्त की चंद्रिकाएं दिखती हैं। तो रक्त की चंद्रिकाएं दिखना ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अति योग इतना हो गया वमन का कि कफ तो छोड़ो पित्त तो छोड़ो, अब रक्त भी निकलने लग गया, मतलब अति योग का लक्षण है ये फेनिल रक्त चंद्रिकोपगमनम। ठीक, मेरे को बताओ चरक ने वमन विरेचन के उपद्रव सिद्धि स्थान में बताए हैं, कितने हैं? क्यों भाई? अरे यार अब ये मत बोल देना ये भी नहीं पता, चरक के पूछा था मैंने कि 15 किसका बताया, पता है कि नहीं पता है? इतने साल पहले पढ़ाया हूँ मैंने, मेरे को अभी तक याद है। बहुत बढ़िया। ये 12 किसका है? पता भी है कि मन से पट्टे दिए जा रहे हैं। हाँ अब बोला, चवासु 10 12 15 मतलब चरक के 10 वाग्भट 12 सुश्रुत के 15, चवासु 10 12 15 ये वमन विरेचन व्यापद है, लिख लो सब।
सिद्धि स्थान के हिसाब से। वमन विरेचन व्यापक कितने होते हैं? 10, 12, 15, चवासु। ठीक है ना। और नीचे देखो अगले श्लोक में लिखा है वमन कर्म के अतियोग या अयोग से उपद्रव। तो वमन कर्म के उपद्रव यहाँ कितने बताए हैं? तो 9 बताए हैं सूत्र स्थान में। देखो कौन से 9, नीचे देखो लास्ट की सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, कि पेट का फूलना, गुदा में कैंची से काटने के समान पीड़ा, मुख से लाला स्त्राव, हृदय, अंगों का जकड़ जाना, शरीर में वेदना का अनुभव होना, जीव रक्त का निकलना, औषधों का विभ्रंश होना, शरीर का जकड़ जाना, बिना परिश्रम किए हुए थकावट का अनुभव होना, ये सब उपद्रव होते हैं। तो याद नहीं करना, तो आपको याद रखना है सूत्र स्थान में चरक ने वमन के 9 उपद्रव बताए, जबकि सिद्धि स्थान में कितने उपद्रव आए हैं चरक के, वमन विरेचन के 10। ठीक है ना। सूत्र स्थान के 9 है, बस याद रखना, संख्या याद रखना, अंदर याद नहीं करना। अष्टांग हृदय में बड़ा अच्छा अतियोग का लक्षण दिया है। ऊपर वाले श्लोक का विमर्श देखो, थर्ड लाइन, अष्टांग हृदय में वमन के अतियोग का लक्षण कुछ अच्छा विशेष प्रतीत होता है। क्या लिखा है उन्होंने, देखो, अति योगे तू फेन चंद्र रक्तवत, ये तो पहचान लोगे, फेन चंद्र रक्तवत वमन अति योग, वमितम क्षामता दाह कंठशोष तमो भ्रमा। ये दाह कंठशोष तमो भ्रमा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दाह कंठशोष तमो भ्रमा से आप क्या समझ जाओगे, आपको क्वेश्चन देगा दाह कंठशोष तमो भ्रमा किसका लक्षण, तो आप क्या समझोगे, विरेचन अयोग, विरेचन अतियोग, वमन अतियोग या वमन अयोग, क्या लगाओगे आंसर, सही सही बताना। अतियोग तो नहीं लगाएगा कोई, अयोग लगा सकता है विरेचन का, क्योंकि विरेचन का अतियोग होगा तो पित्त जरूरत से ज्यादा निकल जाएगा, तो वहां पे वात बचेगा, तो वात के सिम्टम मिलना चाहिए। इन लक्षणों को पढ़ के आपको क्या समझना है, दाह कंठशोष तमो भ्रमा, तो आप समझोगे कि पित्त बढ़ा हुआ है, मतलब विरेचन का अयोग है कहीं ना कहीं, वमन पे कोई जाएगा ही नहीं। इसलिए ये लक्षण इंपॉर्टेंट है और स्टार लगाने वाला है कि दाह कंठशोष तमो भ्रमा कैसे पहचानोगे, तो दाह हो रहा है कंठ में और कंठ सूख रहा है, ये वमन के अयोग का लक्षण। क्यों? वो अतियोग का लक्षण है। क्यों? क्योंकि वमन में कफ जो है वो अत्यधिक मात्रा में निकल गया, और कफ का काम क्या होता है, पूरी तरह अपने जो वॉल्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की या जितने भी ऑर्गन है उनकी, उन वॉल्स को कवर करना या उन वॉल्स को मतलब अडर करना, कि कोई भी उसमें जलन या कुछ चीज ना हो, चिकनाहट उसकी बनी रहे, उसके लिए एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है ना, उसको कफ ही बोलते हैं। तो अति में अगर कफ निकल जाएगा तो लाइनिंग जो है खराब हो जाएगी, जिसके कारण आपको कंठ में शोष और दाह का उत्पन्न होगा, भ्रम होगा, चक्कर आएंगे और पीड़ा होगी। तो ऐसे समझना है कि दाह कंठ शोषस्तमो, कंठ शोष दाह भ्रम, ये विरेचन अति अयोग ना हो के वमन का अति योग है। स्टार लगाओ इसको, अष्टांग हृदय का पॉइंट है, याद रहेगा। हाँ लिख लो, तमा प्रवेश विरेचन अतियोग में चरक ने कहा है, इतना ज्यादा निकल जाएगा कि उसके आंख के सामने अंधकार आ जाएगा और वो गिर जाएगा बेचारा। तमा प्रवेश इतना डीप में नहीं पूछेगा, एक एक लक्षण पूछे, पर आया है तो लिख लो कि तमा प्रवेश चरक ने विरेचन का अति योग माना है सिद्धि स्थान, है ना। और आगे देखो क्या लिख रहा है, घोरा वायु आमया, घोर वात व्याधियां होंगी, क्योंकि वमन का अतियोग हो गया, अतियोग अति में कोई भी चीज निकलती है तो वहां पे वात बढ़ जाता है। तो घोर वायु आमय, मृत्यु जीव शोणित निर्गमा, मृत्यु हो सकती है और जीव शोणित का निर्गमन होगा, मतलब जीव रक्त, शुद्ध रक्त की प्रवृत्ति होगी, ये भी वमन का अतियोगी हो सकता है। ठीक है, दोनों चीज मार्क करी, यहाँ पे कोई डाउट है, अयोग अतियोग हीन योग में, अयोग अतियोग सम्यक योग में, है ना। अच्छे से मार्क करके पढ़िएगा। और इसी से सिद्धि स्थान जिसने पढ़ा है मेरे से, पंचकर्मा के नोट्स किस किसने पढ़े हैं मेरे से, पंचकर्मा के नोट्स पढ़े वाले कौन कौन है? अरे तुम तो जीवन भर से हो दादा, आदित्य नहीं पढ़े हैं। और
पूरी क्लास में पंचकर्मा अंकित और आदित्य के अलावा किसी ने नहीं पढ़ा। हाँ, राखी सो रही थी, अभी नींद खुली उसकी। तो जिन जिन ने पंचकर्मा पढ़ा है ना, उनको इस चैप्टर के साथ साथ पंचकर्मा भी रिवाइज करना है, वमन का, विरेचन का, स्नेहन का और स्वेदन का। ठीक है, वहां चरक का, सुश्रुत का, सबका रेफरेंसेस है, अच्छे से अपन ने याद भी किया था, पढ़ा भी था। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा यहाँ की चीजें मिलेंगी वो वहीं पे ऐड ऑन कर लेना पंचकर्मा के नोट्स। अब आते हैं अपन सीधे कहा, वमन कर्म के बाद धूम्रपान। देखो नीचे लिखा है 14वें श्लोक में कि सम्यक रूप से वमन हो गया हो तो देखकर होगी कि हाथ पैर व मुख को भली प्रकार धोकर एक मुहूर्त मात्र आश्वासन देकर, ये इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, एक मुहूर्त बाद एक मुहूर्त मात्र आश्वासन देना चाहिए, और फिर स्नेहिक या वैरेचनिक या उपशमनीय धूमों में कोई एक धूम आवश्यकता के अनुसार पिला। मतलब कौन सा धूम पिलाना है, तीनों धूम में से कोई भी एक पिला सकते हो आप। यहाँ पे प्रायोगिक को उपशमनी का नाम दिया है ना, तो कौन सा धूमपान कराना ये भी पूछता है, कोई भी एक करा लो, स्नेहिक या वैरेचनिक या उपशमनी में से कोई भी एक धूमपान करा लो। कितनी देर बाद, तो एक मुहूर्त बाद, क्या करके, तो आश्वासन देकर। क्लियर। उसके बाद संसर्जन क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ का। क्यों है, क्योंकि संसर्जन क्रम से अपन सिद्धि स्थान पे पहुंच जाते हैं। कभी कभी वो यहाँ कभी पूछ लेता है, पर वो लिखेगा कि चरक सूत्र 15 के हिसाब से संसर्जन क्रम क्या है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखिए हिंदी। तदनंतर उसी दिन सायंकाल या अगले दिन, जब वमन हुआ है उसी दिन सायंकाल को या अगले दिन सुबह क्या देना है, सबसे पहले उसको स्नान करने के बाद संशोधित पुरुष को पुराने लाल शाली के चावलों की सुपोष्ण मंड प्रधान यवागु, अंडरलाइन क्या करना है, सुपोष्ण मंड प्रधान यवागु, पहले दिन पहले अन्न काल में क्या दी, मंड प्रधान यवागु, वाय, जिसमें चावल अच्छी पकड़ गिल गए हो, अग्नि के बल को आँच कर दे, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे अन्न काल में भी वही दें, और 3 अन्न काल तक तो देते ही हैं अपन। ठीक है, चौथे भोजन काल में उसी प्रकार से ही शाली चावलों से अच्छी प्रकार सिद्ध की गई विलेपी देना है। सेकंड नंबर पे क्या आया, क्या मार्क करना है सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे आया मंड प्रधान यवागु, वाय, दूसरे नंबर पे आया वी, है ना, विलेपी, फिर जिसमें स्नेह और नमक बिल्कुल ना डाला गया हो, ठीक है, अल्प डाला गया हो, खिलाएं और उनपान में गर्म जल पीने को दें। पांचवें और छठे भोजन काल में भी यही दें, और ठीक है। सातवें भोजन काल के समय वैसे ही शाली चावल को उबालने से अच्छी तरह बनाया हुआ 2 प्रशरत भात को स्नेह एवं नमक से, 2 प्रशरत भात को स्नेह और नमक युक्त मूंग के पतले यूष से खिलावे। यहाँ पे क्या याद करना है, यूष याद करना है, यूष और भात। तो क्या आ गया तीसरे नंबर पे, वाई वी ओ, ओ मतलब क्या होता है, ओदन, भात मतलब क्या होता है, ओदन। यहाँ पे क्या बता रहे हैं अपन, 2 प्रशरत भात को स्नेह एवं नमक से युक्त मूंग के पत्ते यूज से पिलाना है। ठीक है, 8वें और 9वें भोजन काल में भी यही देना है। 10वें भोजन काल में लाव कपिंजल आदि में किसी एक के मांसरस, जिसे जल नमक से संस्कृत किया गया हो, सारवन अथवा स्नेहयुक्त तथा घन हो, उसके साथ भात खिलाना है। तो क्या बन गया आखिरी में, मांसरस। तो ओवरऑल ट्रिक क्या बन रही है आपकी, समझ में आ रहा है आपको। सबसे पहले मंड प्रधान यवागु मतलब वाय, दूसरे नंबर पे उसी चावल की विलेपी, वाय वी, तीसरे नंबर पे क्या देना है, उसी चावल का बना हुआ भात देना है, तो ओ, तो वाई वी ओ। उसके बाद क्या देना है, यूश, मूंग का यूश पिलाना है तो यू, और लास्ट में क्या देना है, एम, तो वाई वी ओ यू एम लिख लो, वाई वी ओ यू एम, मतलब पहले में मंड प्रधान यवागु, फिर उसी चावल की बनी हुई विलेपी जिसमें स्नेह ना मिला हो, तीसरे नंबर पे ओदन देना है अपने को 2 प्रतिशत की मात्रा में, उसको स्टार लगाओ, 2 प्रतिशत की मात्रा में ओदन देना है, फिर मूंग के पतले यूश से उसको पिलाना है तो यूश आ गया, और फिर लास्ट में आ गया मांसरस। तो वाई वी ओ यू एम, यूवी ओम का जाप करता है। ओम कैसे लिखना है, ओ यू एम करके, और यूवी कैसे लिखना है, वाई वी। क्यों ओम का जाप करता था यूवी, क्योंकि उसको कैंसर हुआ था, उस कैंसर वाले पीरियड में वो ओम का जाप करता था, तो यूवी ओम का जाप। याद आया अंकित, बस उसी को लिखना है। मेन मेन आपको याद रखना है
कि वाय वी अपन बड़ा बड़ा याद रख रहे हैं कि वाय वी मतलब हाँ पहले में यवागु था, मतलब मंड प्रधान यवागु है। दूसरे में आपको याद रखना है वी मतलब विलेपी था, उसी रक्तशाली की विलेपी है। फिर ओ से ओदन है तो ओदन की मात्रा याद रखना है, 2% मात्रा में ओदन देना है, फिर उसको यूज से पिलाना है, मतलब यूश है उसके बाद तो वाई ओ यू, लास्ट में मासरस है तो एम, तो वाई वी ओम का जाप ओ यू एम। याद रहने वाला है ये वाला संसर्जन क्रम। है ना। और सबके पश्चात अनुपान में गर्म जल पिलाना है, उसको भी स्टार लगा। तो अन्न काल भी बता दिया आपको, क्या अन्न काल होते हैं। प्रधान शुद्धि के अन्न काल कितने, 12। मध्यम शुद्धि के कितने, बोलो। प्रधान शुद्धि या प्रवर शुद्धि के अन्न काल होते हैं 12 अन्न काल, और कितने दिन तक चलता है, लिख लो वहीं। 12 अन्न काल 7 दिन, प्रधान शुद्धि अगर हुई है तो। मध्यम शुद्धि है तो 8 अन्न काल चलेंगे और 5 दिन, और अवर शुद्धि है तो 4 अन्न काल चलेंगे 3 दिन। ठीक है। प्रवर मध्यम अवर, 12-7 प्रवर में, 8-5 मध्यम में, और अवर में 4 और 3। क्लियर है, ये तो कॉमन है, याद रहे होगा आपको। अरे समझ गए दादा, आगे बढ़े। ठीक है। आगे अगले श्लोक में आता है विरेचन। अरे नेटवर्क इशू हो रहा है क्या किसी को। महिमा रानी आवाज आ रही है क्लियर। हाँ तो आधों को आ रही है आधों को नहीं आ रही, मतलब जिनको नहीं आ रही ना उनका नेटवर्क खराब है, अपना नेटवर्क झका झक है। दो लड़कियों ने बोल दिया, मतलब लड़कियां झूठ नहीं बोलती। ठीक है खेड़े, मतलब पढ़ाई लिखाई के मामले में नहीं बोलती, वैसे तो उतना ही काम है उनको। नेटवर्क इशू नहीं है, क्या इशू है फिर। अगला आ जाओ, 17 श्लोक विरेचन का कर्म। विरेचन कर्म में क्या करना है, कुछ काम की चीज पढ़ना है बस। फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन पे आ जाओ। थर्ड लाइन में देखो, तीव्रत कलकम अक्ष मात्रम, बस इतनी चीज को याद रखना है पूरे में से, कि विरेचन में काय से कराना है विरेचन। पहली बात, वहां मदन फल से वमन करा रहे थे। मात्रा कितनी थी चूर्ण की, चूर्ण की मात्रा कितनी थी, 3 से 6 माशा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीव्रत का कल्क यूज किया है, अच्छे से याद रखना, कल्क, तीव्रत कल्क यूज किया। और कल्क हमेशा, मैं हमेशा कहता हूँ कि कल्क क्या होता है, पीस के चटनी बनाया हुआ कल्क, मतलब उसमें कोई भी बाहरी एडिशन नहीं होता। जो भी ड्रग आई है उसको कूट लो दे दो, तो डायरेक्ट वैसा का वैसा देने में हमेशा वो तीक्ष्ण होती है, इसलिए उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। तो तीव्रत कल्क का यूज किया मतलब मात्रा कितनी होगी, अक्ष मात्र। अक्ष किसका पर्याय है, अक्ष, कर्ष या तोला, है ना, दोनों को बोलते हैं। तो तीव्रत कल को कितनी मात्रा में देना है, अक्ष मात्रा में देना है, ये याद रखना है यहाँ से बस। और उसके नीचे एक और लाइन छोड़ के देखो, धूम वर्जेन विधिनो उपवादेत, मतलब धूमपान को छोड़कर वमन विधि में जितनी भी चीज बताई है सब कराना है। मतलब वहां पे स्पेसिफिकली धूमपान बताया था पोस्ट ऑपरेटिव में, और यहाँ पे धूमपान को ही बस वर्जित किया है, बाकी किसी को नहीं किया। तो विरेचन में धूमपान छोड़ के बाकी सब कराना है। एक अक्ष या कर्ष या तोला, ये मात्रा है तीव्रत कल से विरेचन देना। क्लियर है, सीधे अगले पे आ जाओ, कुछ नहीं है। अगले से भी अगला 17वां श्लोक देखो, 17वां है 19 है, क्या है यार आदित्य, 19 होगा। ठीक है। उपयुक्त विधि से राजाओं के लिए, उपयुक्त विधि राजाओं के लिए। ठीक है। अनेन विधिना राजा राजमत्रो अथवा पुनः, इस अध्याय में बताई हुई विधि के अनुसार राजा या राजा के समान अन्य व्यक्ति का जिसके पास अधिक धन हो, ऐसे व्यक्ति ही संशोधन कराने में समर्थ हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भैया चरक सूत्र 15 में जो विधि बताई है वहन विरेचन की, वो बेसिकली किसके लिए है।
सामान्य पुरुष के लिए, राजा के लिए, पेशेंट के लिए, ऐसा रोगी के लिए। तो राजा या राजा समतुल्य कोई और है, वही ये विधि से भवन विरेचन या संशोधन करा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इकोनॉमिकल नहीं है, महंगी विधि है, ऐसे याद रखना। इसलिए अलग से 15वें चैप्टर में बताई गई है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजा योग की विधि का संशोधन कहाँ बताया, चरक सूत्र 15। ठीक। तो राजा बनने की कल्पना, राजा बनने की कल्पना सभी करते हैं, बन नहीं पाता कोई, ऐसा याद रखो। राजा बनने की कल्पना सब करते हैं, मतलब राजा योग्य पुरुषों के लिए संशोधन कहाँ आया, कल्पना, मतलब उपकल्पनीय अध्याय। उसके नीचे आ जाओ, दरिद्रों के लिए पंचकर्म विधि। दरिद्रों के लिए क्या करोगे भैया, दरिद्र पुरुष जो आपत्ति रोग को प्राप्त कर दुर्लभ सामग्रियों को अपने सामर्थ्य के अनुसार इकट्ठा न कर सके, उचित समय पर उचित विरेचन का सेवन करे, क्योंकि सभी मनुष्यों के पास सभी सामग्रियां नहीं होती। यह बात ही आवश्यक नहीं है कि दरिद्र मनुष्य भयंकर रोग से पीड़ित न हो, इसलिए आपत्ति काल में या अत्यय काल में मनुष्य जिन जिन औषधियों और शक्ति के अनुसार जो जो सामग्री, वस्त्र, भोजन आदि एकत्रित कर सकता है, उसे एकत्र कर उसका शक्ति के अनुसार सेवन करे। दरिद्र मनुष्य को क्या बोल रहे हैं वो, भैया तुम ज्यादा सामान नहीं जुटा पा रहे तो कुछ तो जुटा लो, जितना जुटा पा रहे उतने में कर लो, जो जो कर पा रहे उतना कर लो। तो यथाशक्ति वसनान्य अशनानी, ये किसके लिए आया है, दरिद्र पुरुष के लिए आया है, संशोधन के लिए। याद रहेगा आपको, यथाशक्ति से ही, दरिद्र में जितनी शक्ति है वो करा ले। फिर आ जाओ नीचे, संशोधन के लाभ वाला श्लोक रटा होना चाहिए आपको, 22वां। संशोधन से लाभ 15वें चैप्टर में आए हैं, लेकिन संशोधन की श्रेष्ठता और संशोधन का विवेचन दोनों 16वें चैप्टर में आए हैं। इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, लिखो। संशोधन से लाभ कहाँ बताए हैं, चरक सूत्र 15, लेकिन संशोधन की श्रेष्ठता और संशोधन की विवेचना दोनों कहाँ हुई हैं, 16वें अध्याय में। तो 15वें में केवल संशोधन के लाभ वाला श्लोक आया है, जो आपको रटा होना चाहिए। मलापहम रोगहरम बलवर्ण प्रसादनम पीत्वा संशोधनम सम्यक आयुषा युज्यते चिरम। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाए, क्योंकि आयुषा युज्यते चिरम किसकी सम्यक फलश्रुति है, नश्य, धूमपान, वमन, विरेचन सब दे देगा, आप आखिरी में संशोधन देगा, आप देख ही नहीं पाते। तो सम्यक आयुषा युज्यते चिरम, ये किसकी है, जरा सुनना क्वेश्चन ध्यान से, जरा ना लभते बलम, जरा ना लभते बलम किसके लिए आया है, वेरी गुड, जरा ना लभते बलम नश्य के लिए। और यथा कालम जरा गच्छति, यथा कालम जरा गच्छति, वेरी गुड, पढ़ तो रहे हो पीछे का तुम लोग। ये है सम्यक आहार मात्रा के लिए, यथा काल में जरा को गच्छति मतलब पच जाती। और यहाँ पे देखना, सम्यक आयुषा युज्यते चिरम, सम्यक आयुष, आयुष की प्राप्ति सम्यकता कब होती है, जब आप संशोधन प्राप्त कराओगे। तो सम्यक आयुषा युज्यते चिरम संशोधन के लिए आया है। और मलापहम से स्टार्ट हो रही है पहली लाइन। तो मल, कोई भी संशोधन हो, चाहे वमन हो, चाहे विरेचन हो, चाहे शिरो विरेचन हो, सबका काम प्रायोरिटी से क्या है, मल को बाहर निकालना, डिटॉक्सिफिकेशन। इसलिए मलापहम से स्टार्ट होने वाला श्लोक ना वमन का है, ना विरेचन का है, ना बस्ती का है, ना शिरो विरेचन का है, ये ओवरऑल सभी संशोधन का है, क्योंकि सभी संशोधन का मूल काम क्या है, मल को निकालना। पहली लाइन ऐसे याद हो जाती है, क्लियर। और रोग हरम बल वर्ण प्रसादनम, इसको भी याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बना। इससे मिलता जुलता एक सेम कोटेशन इसके पहले कोई चैप्टर में मैंने लिखाया है, और वहां पे मैंने ये भी लिखाया था, क्या है वो तो याद नहीं आ रहा सर, है इतना पता है। आहार में नहीं है, स्नेहन में कहीं है। अरे बलवर्ण सुखायुषा याद है मेरे को, बलवर्ण सुखायुषा आहार के लिए भी आया है और रक्त के लिए भी आया है, इतना गधा नहीं हूं मैं तेरे इतना। बलवर्ण सुखायुषा सम्यक आहार की मात्रा के लिए आया है और रक्त के लिए आया है, लिख लो जिसको नहीं पता। बलवर्ण प्रसादनम मैंने कहीं लिखाया भी है, सिंपल, एक वर्ड चेंज था बस उसमें।
कौन ढूंढ के बताने वाला है क्लास के बाद? कोई क्लास छोड़ूंगा। हाँ, अब बोली। स्वर वर्ण प्रसादनम किसके लिए आया है? जल्दी बोलो। स्नेहपान के लिए। कहाँ पे आया है एग्जैक्टली? ग्रंथ में मैंने मार्क कराया था ना। वहां लिखाया भी था। हाँ, घृत के जो गुण पढ़े थे अपन ने, पित्त अनिल हरम स्वर वर्ण प्रसादनम, ऐसा करके था ना। पित्त अनिल हरम स्वर वर्ण प्रसादनम। तो स्वर आया था घृत में, और बल वर्ण प्रसादन आया था संशोधन के लाभ में। हाँ, रस शुक्र ओजसाम हितम, ऐसा करके था। ऐसे ही श्लोक याद रहना चाहिए बेटा। ये आपका 15वां अध्याय हो गया। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है। ठीक है, 1 से 15 खत्म, सूत्र स्थान आधा समाप्त। अब पहली बात तो ये कि जब 16वां अध्याय से पढ़ेंगे, 16वें अध्याय में लास्ट के 15 मिनट दो चीज ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे पता है आपको? अभी तो एक ही चीज ऐड करेंगे। 15 से 20 अध्याय जब पढ़ेंगे, तो हर रोज उस चैप्टर को पढ़ने के अलावा एक 5 या 10 अग्रय द्रव्य पढ़ेंगे रोज, क्योंकि एक साथ नहीं पढ़ेंगे। जैसे 16वां अध्याय अपन ने एक लेक्चर में पढ़ा, आखिरी के 10 मिनट में 5 अग्रय द्रव्य पढ़ लिए। तो जब 25वें अध्याय तक पहुंचेंगे तो पूरे अग्रय द्रव्य खत्म हो जाएंगे। और 20वें अध्याय के बाद 21वें से रोज आखिरी के 10 मिनट अपन क्या करेंगे, क्लास में एक एक वर्ग पढ़ेंगे 27वें अध्याय का। तो 27वां अध्याय भी 30 तक पहुंचते खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने अग्रय द्रव्य की प्रिंट नहीं निकाली हो अभी तक, वो निकाल लें, क्योंकि उसी नोट से पढ़ाऊंगा। उसमें संग्रह के भी हैं, हृदय के भी हैं। एक बार और भेज देना अंकित इनको, क्योंकि सोते तो रहते हैं। ठीक है, और आगे आपका टेस्ट होगा कौन सा? 15 तक का। कहाँ से छूटा हुआ है टेस्ट आपका सूत्र स्थान का? निर्देश चतुष्क भी छूटा हुआ है। मतलब 8 तक हो गया था ना। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितने चैप्टर हो गए? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 7 चैप्टरों का टेस्ट होगा आपका अब अगला। तो तैयारी रखना, कभी भी डाल दूंगा, क्योंकि तैयारी तो आप कर ही रहे हो, है ना। सुबह 10 शास्त्र में मिलते हैं। ठीक, महिमा समझ में आया बेटा? झेल लोगी, क्योंकि संहिता थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, लेकिन पढ़ लो जाके तो बहुत अच्छा लगता है। अब वो टेस्ट में समझ में आएगा तुम झेल पाओगी कि नहीं पाओगी, है ना। चलिए।